इक्वल टू क्या लिखोगे, ये मान लो W2 था, तो क्या लिखोगे W1 बाई W2, और यहाँ से आप वेपर प्रेशर का डिटर्मिनेशन कर सकते हो, या लॉस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक्चुअली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डिटर्मिनेशन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा P दिस इज इक्वल टू W1 बाई W2 इंटू, एक मिनट यहाँ पे P1 नॉट कर दूं, इंटू P1 नॉट, यही है, इसी को बोलते हैं आप ओसवाल एंड वॉकर मेथड, ये नोट डाउन कर लेंगे। सर एक लॉस इन वेट वो कैसे आया वो बता दो। कौन सा? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल जो प्रोपोर्शनल टू जो आया है। मुझे एक बात बताओ कि जो सॉल्वेंट का वेट लॉस हुआ वो कहाँ से हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन इसका प्रेशर कुछ है, देखो इसका प्रेशर जो है, ये प्रेशर कितना था P1, और इसका प्रेशर क्या था P1 नॉट, तो यहाँ से यहाँ जो आया ये लॉस वेट क्या होगा, यहाँ से ड्राई एयर ही तो कैरी करेगा सॉल्वेंट, तो कितना कैरी करेगा, वो P1 में से P1 नॉट को माइनस करोगे तो उतना ही तो डिफरेंस है ड्राई एयर का कैरी करेगा। अरे एक बार आपने सॉल्यूशन से पास किया तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट साथ कुछ न कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब वो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल रहेंगे ड्राई एयर के साथ, वो फिर से सॉल्वेंट में जाएंगे, तो कितना चेंजेज हुआ वो प्रेशर से ही तो डिटरमाइन करोगे, इसका प्योर सॉल्वेंट का तो चेंज होना नहीं है, P1 माइनस P1 नॉट, यही डिफरेंस आपका बताएगा कि कितना लॉस हुआ है सॉल्वेंट का, और वो सॉल्वेंट कितना गेन होगा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ही पता चलेगा कितना लॉस हुआ इन दोनों में, और वो कितना ये गेन हुआ ये सिर्फ P1 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना एक बार P1 नॉट आ गया उतना ही तो आपका क्या आएगा, फाइनली आपका क्या होगा, गेन होगा, तो इसलिए वहां डिफरेंस आ गया और यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि गेन में सिर्फ CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ड्राई एयर क्या है, पहले सॉल्यूशन से पास हुआ है तो कुछ ना कुछ वेट कैरी करेगा सॉल्यूशन, और फिर वो सॉल्वेंट से पास होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रहेगा। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो आपको पता है, जो डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है वही रहेगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अदर बाकी भी मेथड होते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिटरमाइन करने का, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल टेंसीमीटर मेथड होता है, दैट इज स्टैटिक मेथड, और एक और आता है आइसोपेस्टिक वेपर प्रेशर मेथड, वो भी रहता है, बट वो सब हमें पढ़ना नहीं है। तो रोहित, वो जो क्वेश्चन था, यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन इजीली। यस सर, ओके सर। चलो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट चैप्टर पे आऊं। एक मिनट लिखना। यस सर, आगे बढ़िए। हेडिंग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 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 में बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह का स्टडी है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। और बोल सकते हो कि उल्टा भी आप कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में, तो बेसिकली दिस इज इंटर कन्वर्जन वाला है, स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कैसे आप इसको एक दूसरे में इंटरचेंज करते हो। अब जो इंटर कन्वर्जन के लिए जो डिवाइस चाहिए, उसी डिवाइस को बोलते हैं सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को कंडक्ट करवाने के लिए एक जरिया है, जिससे आप, तो देखो अब अलग अलग होते हैं सेल्स, अलग अलग होते हैं, बैटरीज होते हैं, फ्यूल सेल होते हैं, जिनका काम रहता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लार्ज स्केल पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी फर्दर बोलते हैं 2 पार्ट में। एक आता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? एक स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, आप ऐसा बोल सकते हो। दूसरी चीजें क्या होती है कि दोनों जगह रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शंस होता है। अब रेडॉक्स में आपको पता है कि एक ऑक्सीडेशन भी होता है, दूसरा रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल क्यों ना हो। और एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होंगे, यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होंगे। लेकिन डिफरेंस है इसमें, ये कैथोड का मतलब इसमें पॉजिटिव प्लेट होता है और एनोड का मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्लेट होता है। जबकि इसमें कैथोड का मतलब है नेगेटिव प्लेट और यहाँ इसका मतलब है पॉजिटिव प्लेट। ये डिफरेंस है। ओके, तो ये ध्यान देना गैल्वेनिक सेल और इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इट इज अ सिंपल बैटरी, जो पेंसिल बैटरी आती है ना, आपने देखा होगा, रिमोट में यूज करते हो आपका पेंसिल बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है जो सेल फोन में यूज करते हैं, ऑल आर बेसिकली गैल्वेनिक सेल टाइप के होते हैं। उसी को चार्जिंग जब करना चालू करते हो, जब एसी डिवाइस से उसको उल्टा, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह फंक्शनिंग हो जाता है। तो इलेक्ट्रो मतलब केमिस्ट्री एक तो बहुत ही काफी वास्ट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बट हम इसमें कुछ ही चीज कवर करेंगे, मतलब थोड़ा एलिमेंट्री एस्पेक्ट देखेंगे, नॉट वाइड स्पेक्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे, उतना तो आप कर नहीं सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में इसी में पूरा का पूरा। तो ये पूरा वाइड सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है उसी तरह का एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, लेकिन हम उसमें छोटे छोटे चीजें देखते हैं। नोट डाउन कर लिया इसको सर? तो मतलब लिथियम आयन दोनों है, गैल्वेनिक भी और इलेक्ट्रोलाइटिक भी। क्या कह रहे हो सर मतलब जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो गैल्वेनिक भी और इलेक्ट्रोलाइटिक भी है? नहीं, जब आप उसका यूज करते हो तो वो इलेक्ट्रो मतलब गैल्वेनिक की तरह होता है, जब चार्ज करते हो तो उल्टा होता है, ऐसा है। ठीक है सर। जो भी चार्जिंग कर, हाँ बोलो बोलो सर आप। बोला जो चार्जिंग करते हो ना, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस है वो होता है
उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है सर। सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो पहली लाइन में क्या लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस के बाद? हाँ, ये है स्पॉन्टेनियस कंडक्शन। हाँ बोलो बच्चे, क्या पूछ रहे थे? किसी का कोई डाउट था क्या? ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके। मिटा दूं इसको? यस सर। तो अगर आप देखो ओवरऑल तो इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरी चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है तो सबसे पहले हम यही वाला पढ़ेंगे। मॉड्यूल में भी तुम्हारा यही उल्टा दे रखा है पहले इससे, तो कोई बात नहीं। we'll start with electrolytic conductance. तो सबसे पहले आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं जो पानी के अंदर क्या करें, आयंस प्रोड्यूस करें, जो पानी के अंदर कंडक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर होते हैं और साथ साथ मेटल भी कंडक्टर होते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स और आप बोल सकते हो इनकी कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलग अलग होते हैं। एक तो आपका, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल में और दूसरा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट में उसी चीज को आयनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। मेटल और ये दोनों ही कंडक्टर होते हैं, आपको पता ही है। अब आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बात करो मेटल्स का, तो मेटालिक कंडक्टर जो भी है उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से कंडक्टिविटी? दिस इज ड्यू टू, आप बोल सकते हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। इनमें कंडक्टेंस की बात करो तो किसकी वजह से आता है, मूवमेंट ऑफ आयंस।
जो आयन सॉल्यूशंस के अंदर मूव करते हैं उनकी वजह से आता है। दूसरी चीज अगर बात करो कि इनके बीच, अगर मैं बात करूं कि क्या इनकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। आप बोल सकते हो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, किस टाइप का मेटल है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। अगर इनमें बात करो तो डेफिनेटली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या वो NaCl है या KCl है या कैसे डिसोसिएट हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ओके। और बात करेंगे दूसरी चीज, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है और उसकी विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और क्या वो विस्कस है, ज्यादा विस्कस होने से क्या होता है उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, तो कम विस्कोसिटी होना चाहिए, अदरवाइज आपस में बॉन्डिंग हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाता आयंस बराबर। तीसरा आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेटल के अंदर कंडक्टिविटी। और जो मोस्ट मेजर फैक्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड तो करता है। इसमें क्या होता है, साइज ऑफ आयन यूजुअली छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ आयन बोल सकते हो इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर उसका साइज छोटा है या बड़ा है, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली जैसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करना ही है। लेकिन क्या डिफरेंस है वो समझो। मेटल के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस घट जाता है, जबकि इसके अंदर टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये डिफरेंस है। जब आप मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घट जाता है। जबकि पैरेलली इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दीज आर द बेसिक। तो वही मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। द मोस्ट कॉमन इज नेचर ऑफ मटेरियल, और मेनली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिसपे इसको मेजर किया गया है। तो मटेरियल को 3 पार्ट में आपको पता है, इसके बेसिस पर डिवाइड भी करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, कितनी कितनी कंडक्टिविटी, ये हमने थोड़ी सी बात की थी सॉलिड स्टेट में। मेटल है जिनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे आप बात कर लो कि ग्रेफाइट हैं या कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, ये भी थोड़े कंडक्टिव उतनी ज्यादा नहीं रहती है। और कुछ So ये सब्सटेंस, के नेचर ऑफ मेटल वाले सेकंड पॉइंट नेचर ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। और फोर्थ पॉइंट क्या है इसका सर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर इसका फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर के आगे आर क्या है? और रेजिस्टेंस है, जी कंडक्टेंस है, अभी बताऊंगा। कंडक्टिविटी की अगर देखा जाए तो कंडक्टिविटी अलग अलग वैल्यूज होती है। मोस्टली जो कॉमन कंडक्टिविटी में रहता है, सबसे ज्यादा सिल्वर का रहता है, फिर आता है दूसरे नंबर पे कॉपर आता है, फिर गोल्ड आता है, तभी जाके कोई मेटल्स आते हैं। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब इंसुलेटर और उसके बीच का रहता है।
ओके, मिटा दो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हमने थोड़ा सा देखा कि क्या क्या सिमिलरिटी थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हम बात करेंगे कि कुछ जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए भी हम कुछ स्पेशल टर्म डिफाइन करते हैं। स्पेशल टर्म, तो आपको याद होगा कि मेटल्स के केस में बड़ी इजीली हम डिफाइन कर देते थे कि कोई मान लो ये मेटल्स है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है और इसका लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आता था, एल बाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, और आर इज इक्वल टू लिख देते थे रो एल बाई। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब यहाँ तो क्या है, सॉल्यूशन है, तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस की सबसे पहले बात करें। रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये तो मेटल के लिए आ गया सारी चीजें, लेकिन आप मेटल्स तो है नहीं, तो इसके लिए ना हम यूज करते हैं कंडक्टिविटी सेल, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी सेल ये कुछ ऐसा रहता है, आपके पास एक ऐसा रहता है डिवाइस टाइप का, आप बोल सकते हो सिलिंड्रिकल, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता है उसी को एल बोलते हैं। और इसके अंदर आपने जो भी जिसका भी मेजर करना है वो KCl सपोज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी इलेक्ट्रोड का ए है, तो क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जहाँ पे एल क्या है, आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, बोल सकते हो किसका, इलेक्ट्रोड का है, ठीक है। तो सेम वे में लिख सकते हैं, और आर इज इक्वल टू यहाँ से आएगा रो एल अपॉन ए, बिल्कुल सिमिलर ही आएगा, बट डिफरेंस है यहाँ पे, वहां पे लेंथ क्या था, ये तो बोलो। तो इस कंडक्टिविटी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के हैं या एक प्लैटिनम का है? ही रहेंगे दोनों। तो एल क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है। और आपको पता है कि मेटल के अंदर रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, यू मेजर इट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी भी हम बात करेंगे, मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी बात करेंगे कैसे मेजर करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, रेजिस्टेंस आ गया क्या, रो एल बाई ए, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर आप बात करोगे यूनिट ऑफ आर, ये आप पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल ऐसा होता है, या इसी को लिख सकते हो उल्टा, मो लेकिन इनवर्स, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो उल्टा। ओके, नीचे का मिटा दूं बेटा, नीचे का
Yes, sir. क्या MHO? हाँ MHO, ओम का जस्ट इनवर्स करके लिखो ना उल्टा, MHO, मो। तो ध्यान रखना। और एक और चीज, MHO का ही एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो एस, इसको साइमन भी बोलते हैं। तो मो या ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? साइमन। एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। तो लिख लेना इसको। क्या है साई? अच्छा, लिख देता हूँ साइमन। ये क्या कंडक्टिविटी का? ये कंडक्टिविटी का नहीं है, मो मतलब मो को ही साइमन बोलते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ। यूनिट ऑफ आर क्या है? ओम, या फिर मो इनवर्स, या इसी को क्या बोल सकते हो? साइमन इनवर्स बोल सकते हो। समझ गए? वेस इनवर्स, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो देखो, एक चीज मुझे बताना है कि जो साइमन है वो ओम इनवर्स ही है, तो इसमें कंफ्यूजन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और कह रहा हूं मैं कि साइमन किसका इनवर्स मतलब यूनिट होता है। अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करो, रो, तो यूनिट ऑफ रो क्या आता है? देखो, यहां से क्या लिख सकते हो? ओम मीटर, या फिर क्या लिख सकते हो? ओम सेंटीमीटर, या क्या लिख सकते हो? एस इनवर्स मीटर, ये क्या लिख सकते हो? मो इनवर्स सेंटीमीटर, या क्या लिख सकते हो इस तरीके से भी, मीटर। ये सब एक ही चीज है, रेजिस्टिविटी। ओम के ही इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं? तो ये एक तरीका रहता है, दिस इज कॉल्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे तुम कंडक्टिव सेल का लगा दो, और ये रहा व्हिटस्टोन ब्रिज का सिस्टम। ये बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R है अननोन। अननोन मतलब इसके अंदर केसीएल कंडक्टिव सेल रखा है। तो क्या होता है कि यहाँ से मान लो करंट फ्लो किया, इधर आ ही गया, तो बोलते हैं कि जब इसमें नल डिफ्लेक्शन हो, नल का मतलब है इसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेट स्टोन ब्रिज। तो इस कंडीशन में इसका इसका रेशियो R/R1 ये बराबर होता है। R2/R3। तो यहाँ से अननोन वाला आप निकाल सकते हो, है ना? तो दिस इज, जैसे मेटल के हिसाब से निकालते हैं सेम तरीके से। तो अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये निकालना भी होता है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। चलो, एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। अब ये जी और वो जी अलग है, ये गैल्वेनोमीटर वाला जी था, इसलिए यहाँ पे एरो लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कंडक्टेंस बोलते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, उल्टा होता है रेजिस्टेंस का।
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/R। R की वैल्यू क्या था रो L, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/रो A/L, और इसी चीज को बोलते हैं 1/रो को कपा A/L, जहां पे कपा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों सेम चीज है। इसका नोट डाउन कर लो, सिंपल टर्म है बेटा। देखो यूनिट ऑफ जी अगर बात करें तो क्या आना चाहिए जी का, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या आता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स बोल लो, मो बोल लो, और इसका असली नाम ये है साइमन, तो ध्यान रखना। अगर तुम बात करोगे यूनिट ऑफ कपा, तो कपा का क्या यूनिट होगा बताओ, ये ओम इनवर्स हो गया और मीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर। तो इसको मैं एस के टर्म में लिखता हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमन यही आपको दिखाई देगा, तो एस सेंटीमीटर इनवर्स लिख लो या एस मीटर इनवर्स लिख लो, या वैसे ही ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, सेम चीज है। कंडक्टिविटी सेल का एक पहचान रहता है और उसको हम पहचानते हैं इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको मैं जी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जी स्टार एक रेशियो है दैट इज लेंथ अपॉन एरिया का, इसी चीज को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, द रेशियो। अब इसकी यूनिट की बात करें तो क्या आता, मीटर इनवर्स ले लो, सेंटीमीटर इनवर्स ले लो, किलोमीटर इनवर्स ले लो, सब यही है। चलो इसी फॉर्मूले से देखते हैं। तो G इज इक्वल टू क्या आया था कपा A/L, तो इसको ऐसा लिख सकते हो कपा दिस इज इक्वल टू G इंटू L/A, और ये G इंटू G स्टार आ गया, तो G इंटू G स्टार इसी को बोलते हैं कपा। अब सबका मीनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, G का मतलब है कंडक्टेंस, G स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट, एंड कपा इज कंडक्टिविटी। ओके, किसी को डाउट, बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखो और यही पहचानोगे, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में आना ही है इस क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन रखते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल दो मतलब केमिस्ट्री में डिफिकल्टली माना जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स और आयनिक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीन बोले जाते हैं, थोड़े से बच्चों को दिक्कत जाता है, बट इतना है नहीं, अगर आप इस पर प्रैक्टिस और सही तरीके से समझ लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बता दूं ये सब। सर एक मिनट, सर हाँ सर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो आपने लिखाया था कि R/R1 का रेशियो R2/R3 के इक्वल होता है, अगर ये ना हो के R/R2 इक्वल्स टू R1/R3 होगा तब भी है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करेगा क्या? R/R2 क्या बोल रहे हो? R/R2 इज इक्वल टू R1/R3, हाँ जी, तब भी फॉलो करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, यही ना? हाँ जी। वही चीज तो हुआ, आप इसको उल्टा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है?
R/R1 लिखा था, दिस इज इक्वल टू R2/R3। अब इसी को इधर ले आओ तो क्या दिक्कत है, वो सेम ही चीज तो है, वैसे ही कंडीशन, बोथ आर सेम थिंग। मिटा दो इसको। यस सर। Yes, sir. चलो हेडिंग दो, एक और नया टर्म जुड़ेगा। और ध्यान रखना, कंडक्टिविटी कंसेंट्रेशन बढ़ाने का होता है, बढ़ता है, तो नीचे एक पॉइंट लिख लेना, conductivity increases with increase in concentration. Conductivity increases with increase in concentration of electrolytes. जितना इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा डालोगे आयंस बढ़ेंगे, जैसे मेटल के अंदर जितना फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इस सेम तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ओके, कमिंग टू next thing, that is molar conductivity. Molar conductivity, इसको ना ऐसा लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या लैम्डा में लिख सकते हो। यू कैन राइट है, दोनों वाला लैम्डा लिख सकते हो, लैम्डा एम छोटा वाला लिखो या बड़ा वाला लिखो, इन्वर्टेड वाई है एक्चुअली। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, सेम तरीके से बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी लैम्डा एन के आगे क्या है, ए? लैम्डा एन के आगे कुछ नहीं है, कहाँ कुछ है? ये दो लैम्डा उसके है। आगे तो ब्रैकेट है क्या? ये दोनों एक वैसा भी लिया सिंबल है और कुछ नहीं है। वाला भी लिख सकते हो, दो बड़ा बी लैम्डा। तो कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, आप ऐसा बोल सकते हो, पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, नाम से पता चल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एक मोल बोल सकते हो, कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इट्स कॉल्ड मोलर। तो देखो डेफिनेशन पे अगर जाए तो लैम्डा जैसे कि कपा कंडक्टिविटी सर चीज को कहना चाहिए सर मोलर। सर आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही। बीच बीच में ब्रेक हो रहा होगा, शायद नेटवर्क का इशू होगा, तो कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। हाँ, उसके बाद जब आएगी आवाज तब बोलेंगे, तब तक नोट डाउन करो इसको। सर ये कंडक्टिविटी पर यूनिट के बाद क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। हाँ बोलो बच्चों, क्या पूछ रहे थे तुम लोग? आगे बढ़े, सुनाई दे रहा है प्रॉपर? मौमिता? यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लैम्डा एम कैसे डिफाइन करते हैं, कपा अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ही है कि पर यूनिट मोलरिटी बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। तो कपा लैम्डा एम को ही बोलते हैं। तो अगर यूनिट बात किया जाए, यूनिट ऑफ
ये वाला फॉर्मूला लगाना तो अलग अलग यूनिट रखना। देखो मैं बता रहा हूँ कि और कंसंट्रेशन लेना मोल पर मीटर क्यूब। अगर तुम ऐसा लेते हो तो यहाँ पे लैम्डा एम का यूनिट आ जाएगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं लेना चाहते, हम थोड़ा सा मोलरिटी का जो नॉर्मल यूनिट रहता है वही लेना। तो कपा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी अगर लेना चाहते हो तो मोलरिटी का प्रॉपर यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स में ध्यान रखना, और मोलरिटी किस में लोगे? मोल पर लीटर में। तो 1000 मोल यूनिट रहेगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने लीटर को कन्वर्ट, क्योंकि लीटर और वो 1000 का एक फैक्टर आ गया तो उससे आप कर सकते हो। अदरवाइज वैसा कुछ है नहीं। आप ध्यान रखना आपके पास सर इसमें सी की यूनिट क्या लिया आपने? इसमें मोल पर लीटर, मोल पर मीटर। ऊपर वाले में मोल पर मीटर क्यों है? एसआई यूनिट में लिया है, नीचे एसआई नहीं है। नीचे अपने हिसाब से नीचे वाला ही फॉर्मूला यूजफुल, यही ध्यान रखना, यही यूज करना है। लेकिन हमेशा अलर्ट रहना कि ये सेंटीमीटर इनवर्स वाला ही है, नहीं तो बहुत सारा ये हो जाएगा कंफ्यूजन। ओके, तो लैम्डा एन देखो आ गया हमारे पास कपा इंटू 1000 बाई, अब चाहो तो कन्वर्जन भी ध्यान में रख सकते हो, 1 एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कितने के बराबर आना चाहिए सेंटीमीटर वाले में? देखो मीटर का मतलब है 10 टू द पावर 100, तो सेंटीमीटर वाले में 2 आ जाएगा, 10 टू द पावर एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना। चाहो तो ये वाला निकाल के और सेंटीमीटर वाले में रिपोर्ट करना है तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बट समस्या क्या आता है, जब भी मोलरिटी दिया रहेगा तो मोल पर लीटर में दिया रहेगा, तो ये दिक्कत आता है। या कपा दिया रहेगा तो इस सेंटीमीटर यूनिट्स में यूजुअली दिया रहता है, तो ये ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला होता है, ऐसा भी लिख सकते हो इसी चीज को। अगर मैं बात करूं तो दूसरे वे में लैम्डा एम ऐसा भी लिखते हैं, लैम्डा एम दिस इज इक्वल टू कपा इंटू वी, क्योंकि आप कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो? एन बाई वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी क्या है, या इसको समटाइम वीएम भी लिखते हैं, तो आपके जैसे बुक में वीएम लिख लेते हैं, तो लिख लेना वेयर वीएम इज, बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा बोल सकते हो। मतलब वीएम का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जितना वॉल्यूम है वही आपका लिख दिया गया है। ओके, क्या लगता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? कोई बता सकता है? सर कंसेंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी तो घटेगी। बिल्कुल घटनी ही चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन नीचे आ रहा है। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी घटता है, ये चीज ध्यान रखना। तो नीचे स्टार लगाओ और राइट ए पॉइंट लिख लो। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in concentration. Molar conductivity decreases with increase in concentration. जबकि कंडक्टिविटी में इसका उल्टा था। ओके, कमिंग टू एक और टर्म आता है इससे मिलता जुलता, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा ई, और ये बड़ा वाला भी लैम्बडा लिख सकते हो, दोनों ही है, कोई भी एक ले लो, बोथ आर सेम थिंग। तो इक्विवेलेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, लैम्बडा ई इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, और जहां पे सी आपका क्या है, नॉर्मलिटी है आपका, नॉर्मलिटी। लेकिन अगर आपको पता है कि फिर से वही वाला यूनिट वाला पंगा आएगा, अगर के तुम देते हो एस मीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन क्या लोगे आप, मोल नहीं लोगे, पी क्यू पर मीटर क्यू लोगे, तो लैम्बडा ई क्या आ जाएगा बता सकते हो, एस मीटर स्क्वायर ई क्यू -1। लेकिन ये फॉर्मूला जैसा कि बताया कि बहुत यूजफुल नहीं रहता, यूजफुल ये रहेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, एन लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, फिर से एस लोगे, एस सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मलिटी किस में लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट पर लीटर, और लैम्बडा ई ऑटोमेटिक आ जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्यू इनवर्स या ग्राम इक्यू इनवर्स, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। सर ऊपर वाले फॉर्मूले में सी की यूनिट क्या लिखी है मीटर क्यूब से पहले, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। यस। चलो मैं कुछ ना आपको दे रहा हूँ, उसको करके दिखाऊं। आपके ग्रुप पे ये रहा, पोस्ट कर दिया, अटेम्प्ट करो। PW1 केमिस्ट्री, ये रहा, पोस्ट कर दिया। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, बट आसानी से करना, और लास्ट के 2 क्वेश्चन मत करना। 52, 53 पहले 5 क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन हमने पोस्ट किया है। गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। सर कौन कौन से करने हैं? 52, 53, 54, 55, 56, लास्ट के 2 नहीं करना है, 57 and 50। ठीक है सर। फटाफट करते जाओ, आंसर मैं बताते जाऊंगा, जितनी जल्दी करोगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन के इन सब चैप्टर का कोई एसेंस नहीं बनता, फ्लेवर ही नहीं बनता।
आया पहले का, लगा दो फॉर्मूला, सिंपल है। 0.419। अब ये एक मिनट रुको, आंसर 51 है ना? 52। अच्छा 52 का 419 है। 419 है सर। 419 52 का 419 आएगा। एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट बताया ना, दूसरा वाला फार्मूला ही कोई यूनिट के साथ आपको बताना चाहिए जो भी आंसर। तो चलो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं अगर बात करूं पहले क्वेश्चन का, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड का आ रहा है 0.25 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। सेकंड का मतलब 53 का। यस सर। 0.25 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। हाँ ये सही नहीं। अच्छा नहीं, करेक्ट नहीं है। 53 का आंसर बता रहे हो ना? नहीं है करेक्ट जी। ये 4.6 वगैरह आना चाहिए। आ रहा है 4.6। चलो देखते हैं। पहले का तो काफी सिंपल है, रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो फिर रेजिस्टेंस है आपका कितना, 210 ओम। सेल कांस्टेंट भी दे रखा है जी स्टार, ये है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको निकालना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पहले निकालोगे, फिर लैम्डा ही निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहले कंडक्टिविटी निकाल लो। K इक्वल टू क्या लिखते हो, G इंटू जी स्टार। तो G क्या लिखते हो, 1 बाय। सर सेकंड वाले की रेजिस्टिविटी 4.6 into 10 की पावर माइनस, वो कंडक्टेंस 4.6 into 10 की पावर -2 और रेजिस्टेंस आ रही है 0.25 into 10 की पावर -4। एक मिनट, रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंतजार करिए। रेजिस्टेंस कितना बता रहे हो? सर रेजिस्टेंस आ रही है 0.25 into 10 की पावर -4। रेजिस्टिविटी निकालना है ना, रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है? सर ये सर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आएगा 2174 आएगा। सर मेरा 2500 आ रहा है। नहीं, इतना तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि 2174 आना चाहिए रेजिस्टिविटी। चलो कोई बात नहीं। तो जी स्टार अपॉन आर, तो जी स्टार कितना है बेटा, 0.88 अपॉन 210, ये आ गया कपा। नाउ पुट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू कपा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। सो कपा इज हाउ मच, ये तो आपने लिख रखा है 0.88 अपॉन 210 into 1000, and normality is how much? It is given 0.01। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 88,000 अपॉन 210। एक से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 8800 अपॉन 21, दैट्स योर आंसर। और इसको सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेटर में डाल दो, है कि नहीं वंश आनंद? एलसी में डालो और फटाफट आंसर आ जाएगा। जी सर। बट ये अलाउड नहीं रहता जेई में, दिक्कत ये है। 419 आ गया। यूनिट क्या, एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। चलो कमिंग टू 53, क्वेश्चन नंबर 53। 53 कितने लोगों का आया है? 53 का एक बार मैं आंसर बता दूं। इट इज 4.6 into 10 to the power -4 आना चाहिए। यही है दैट इज, और इसका इनवर्स कर दोगे तो 2174। हाँ 2174 सर। करेक्ट है। सर 54 का रेजिस्टेंस 6.25 into 10 to the power 5 ohms। एक मिनट, 54 का 6.525 into 10 to the power 5।
कितना बताया? हाँ 5 करेक्ट है। और जो करंट आ जाएगा वो उसी का 1 अपॉन करके 16 इंटू 10 टू द पावर -7 एम्पियर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ओम्स लॉ लगा दोगे V इज इक्वल टू आई आर, और आपको पता ही है वोल्टेज एक है तो बस आई रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस ही आ जाएगा। हाँ सही है। चलो भाई, जिनका 53 नहीं हुआ है देखिए इधर, काफी सिंपल सवाल है। और देखो, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, इसका मतलब होता है लैम्डा है, कितना दे रखा है 4.6 s सेंटीमीटर पर मोल इनवर्स। कंसंट्रेशन भी है 0.1। आपसे पूछ रखा है कंडक्टिविटी, तो बहुत सिंपल है, लैम्डा m दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हो, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब तुमको चाहिए कप्पा, तो कप्पा क्या लिखोगे 4.6 इंटू मोलरिटी 0.1 अपॉन 1000। ये तो बहुत आसान सवाल था। 4.6 इंटू 10 टू द पावर -4 s सेंटीमीटर। अब रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रो क्या लिखोगे 1 बाई कप्पा, तो ये 2174 क्या आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। चलो 54 आ जाओ। 54 भी बहुत सिंपल है, इन्होंने बता रखा है कि इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। सर इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? 6.25 into 10 की पावर 5। हाँ 10 to the power 6 आना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं 5 है, 5 करेक्ट। 5 आ रही है। चलो, आपको सबसे पहले कंडक्टिविटी दे रखा है, तो कप्पा दे रखा है कितना 8 इंटू 10 टू द पावर -7। अब तुम जी स्टार भी निकाल लो, जी स्टार क्या है L बाई ए, तो कितना लिखोगे 2/4 1/2। अब तुमको पता है कि G इंटू जी स्टार दिस इज इक्वल टू कप्पा लिखते हैं, और यहाँ पे G के जगह पे 1/r लिख दो, तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे G स्टार अपॉन कप्पा, तो ये 0.5 आ गया अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर -7। तो इसको लेके जाओ ऊपर, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 8, एक और हटा दो 50/8 इंटू 10 टू द पावर 5। 50/8 कितना आएगा 25/6.25 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम। अब जब तुम्हें रेजिस्टिविटी निकल गया, तो व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द सेल अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो काफी सिंपल है, ध्यान दो, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दो, वोल्टेज 1 है, I निकालना है, रेजिस्टेंस आपका दिया है, तो I इज इक्वल टू 1/R। तो इसी चीज को लिखोगे तो कुछ आ जाएगा, जितना भी आ जाए, ये आ जाएगा 1 मिनट 8 अपॉन 50 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 6, तो 80 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर -7, 1.6 या 8 ही रहने दो, इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 55। आया किसी का 55? यस सर। क्या आया? यस सर। 0014 सर सर कप्पा की वैल्यू जो कप्पा तो है सर 1.41 इंटू 10 टू द पावर -3 सर 0.0014 और इक्विवेलेंट करंट कंडक्टिविटी 0.141। सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सर 140। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है 0 पॉइंट ना, मीटर में बता रहे हो या कौन सा यूनिट में? सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सर 140 ओम -1 सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर इक्विवेलेंस -1। करेक्ट है, करेक्ट है। और देख लो, ये भी सिंपल ही सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि फॉर्मूले दिमाग में फिट रहे।
ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी दे रखा है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है रो दे रखा है 709.22 ओम सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी क्या आता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो 1 बाई 709.22 एस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ से कंडक्टिविटी निकल जाएगा। एक बार कंडक्टिविटी निकल गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो बहुत ही आसान है। तो 1 अपॉन 709.22, so this is something 1.41 into 10⁻⁻³ ये आ गया। अब नाउ लैम्डा ई क्या लिखोगे बेटा, कपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब कपा की वैल्यू रख दो 1.41 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 upon normality is given how much, it is 0.01। so ये तो गया कैंसिल हो, तो ये आ जाएगा 141 और यूनिट तो पता ही है एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको मीटर में चाहिए तो लगा लो, वो सिंपल ही है। आपको बताया था कि 1 एस मीटर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, उससे निकाल सकते थे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आप लोग का आ गया है 56 का? कोई बता सकता है? 56 सर मोलर का आया है 0.232 और इक्विवेलेंट का है 0.464। एक मिनट, मोलर का कितना आया है? मोलर 0.232। ये कौन से यूनिट में तुमने निकाला है? सर मैंने वो सेंटीमीटर उसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर वाले यूनिट में। नहीं, उसके हिसाब से करेक्ट नहीं है। और किसी का? सर 0.00145। नहीं, इतना नहीं आना चाहिए। ये कौन से यूनिट में तुम बता रहे हो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, वो जो 400 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, वो जो वॉल्यूम है वो क्या आपने वही लिया है ना? 4000 मत लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसमें। चलो देखते हैं कि कहाँ पे तुम लोगों का आंसर में डिफरेंस आ रहा है। 56 बोल रखा है कि आपका 2.08 ग्राम एक कंपाउंड है, दैट इज बेरियम क्लोराइड एनहाइड्रस। आपको बताया भी था कि नीचे एनहाइड्रस ये BaCl2 बेसिकली .2H2O में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे एनहाइड्रस ही ले रहे हैं और इसको 400 cc ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो इनकी कंडक्टिविटी कुछ ऐसा हुआ। तो कंडक्टिविटी इज बेसिकली हाउ मच, इसको लिख सकते हो 5.8 इंटू 10⁻³ एस सेंटीमीटर इनवर्स। चलो, आपको चाहिए क्या? मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या लिखोगे 2.08, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137 में 71 ऐड कर दोगे तो 208 है। तो ये रहा 208 इंटू 1000 अपॉन और 400 सीसी ले लिया है वॉल्यूम, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया कितना, 20.8, ये 0.1 आ गया, 1/40 आ गया। चलो अब लैम्डा एम निकालते हैं। तो लैम्डा एम क्या देखोगे, कपा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन मोलरिटी।
तो कपा कितना है 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 1/40। ये तो गया काम से। तो 5.8 इंटू 40 और यूनिट तो पता ही है एस सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। तो 58 इंटू 4 और ये किया जाए तो 232 आ जाएगा। 232 बताओ, यही तो आना चाहिए। तुम लोग का उल्टा सीधा कैसे आ रहा था? सर मैंने गलती से 400 डिवाइड कर दिया था, इसलिए आ रहा था मेरे तो गलत। अब सर लैम्बडा मेरा भी ऐसी हो क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब लैम्बडा ई लिखते तो लैम्बडा ई क्या करते, नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी आपका कितना था 1/40, तो नॉर्मलिटी 1/20 हो जाएगा, क्योंकि पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मलिटी 1/20 आ गया। कहने का मतलब है इसी का आधा कर दे लैम्डा m/2 का, तो यही आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 116। बस यूनिट में फर्क रहेगा, यहाँ लिखोगे एस सेंटीमीटर² इक्विवेलेंट इनवर्स। आगे के 2 क्वेश्चन अभी नहीं करो, अभी वो थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह बताऊंगा तब जाके करना। ओके यस। चलो एक और चीज देखते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। देखेंगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा एम। बहुत सिंपल है, देखो लैम्डा ई क्या लिखते हैं बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। और इसी चीज को क्या लिख सकते हो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी क्या आता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब इसी चीज को आप क्या बोल दोगे, तो लैम्डा ई दिस इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा एम दिस इज इक्वल टू लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर। ये ध्यान रखना। तो मान लो एक आ गया तो अलग से नॉर्मलिटी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो करके दिखाओ। कौन है ये जो बोल रहा है हो गया बड़ा प्यार से? सर युवराज। अच्छा यही है वो क्लास टाइम हो गया मुझे। यस सर। तो युवराज गुप्ता ही है ना जो था? आवाज मैच हो गई ना इसकी? यस सर। क्योंकि लास्ट टाइम यही बोला था सर टाइम हो गया, याद है तुम लोगों को? सर इसको Yes, sir. सर इसको रिमूव कर दो। सर हर क्लास में करता है। तो नहीं करेंगे बच्चा। सर हर क्लास में करता है। हर क्लास में करता है। सर कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है सर? किया है कौन सा करना है सर उसमें? सर ये होमवर्क नहीं अभी करने हैं। अभी इसमें से 66 अभी करके दिखाना है। 66 करके दिखाओ। होमवर्क तो है ही, बाकी भी एक करके दिखा दो। युवराज गुप्ता, कितना मजा आता है बेटा इन सब करने में? युवराज कुछ बोल नहीं रहा। यस सर। यस सर। ऐसा हो रहा है तुमसे, क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया।
गुड, करो ये वाला अटेम्प्ट करो जो बोला है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड का सर मतलब है L 3.6 into 10 to the power minus 2 मीटर। सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे? 3.6 सेंटीमीटर, करेक्ट है बिल्कुल, 3.6। करेक्ट है, सर 3.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। सर 3.6। सही है। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है, मतलब कंडक्टिविटी गिवन है और आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो जी निकाल लो। तो जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कपा, और वहां से निकल जाएगा। और क्या, किसी का कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यहीं पे आहुति देते हैं यज्ञ की और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, थोड़ा रुक के बोलो। हाँ बोलो। सर आंसर क्या है? इसका आंसर है कितना? 3.6 है। 3.6 इंटू सेंटीमीटर। हाँ 3.6 ही सेंटीमीटर में लिख दो। 3.6 into 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुननी बात हुई। 0.36 मीटर। कितना? 0.36 मीटर ना, सर 0.036 होगा। 036 है हाँ 0.0। हाँ सर सॉरी सर 0.03 ये तो कम आ रहा है सर युवराज। इसका सर बस टाइम पे ध्यान है सर। 1/150 इक्वल टू 1.2 into 2 raised by 10 raised by -4 by L, ये आएगा अगर मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई इशू फॉर्मूला ही नहीं, लगाना था। सिंपल सवाल है। तो चलो यही कुछ भी आएगा। युवराज गुप्ता को बेचारे को थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ सर हर क्लास में करता है सर। 2 मिनट। सर ये मैं जो पिछले वाले सर थे सर उनके साथ भी ऐसे ही करता था। अच्छा अच्छा, बेंच पे बैठ के सर आप इतना है सर इसने मतलब इसको पहले क्लास से निकालने का होता था, बट इसका सेक्शन चेंज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बेचारे को करने दो, अब क्या है, इसकी आदत है तो क्या है, धीरे धीरे सुधरेगा ना, इतनी जल्दी। हाँ बोलो। सुधीर सर कह रहे थे मैच के लिए क्या वो? हाँ करेंगे ना मैच, एक बार पहले लॉकडाउन तो टूट जाए भाई, कोरोना का मैच थोड़ी करना है। पहले नॉर्मल तो होने दो यार, कम से कम लोग को आना जाना चालू तो हो जाए, क्लासेस तो चालू हो जाए। हाँ उसके बाद ही वही थोड़ी कह रहा हूँ सर। चलो करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे। अब तो EW1 बैच है, EW2 है, मतलब काफी सारे मैचेस हो सकते हैं, सो मेनी मैचेस। पहले अभी पढ़ते हैं, तो आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.